प्लेलिस्ट में मैथ्स एंड रीजनिंग करके प्लेलिस्ट है, जिसमें 2022 की रीजनिंग का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन हमारा है, अ बिल फॉर 1840 इज पेड इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपीज, 20 रुपीज एंड 10 रुपीज। 50 notes in all are used. Consider the following statement. क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1840 रुपए बिल देना है, जिसमें आपके पास 50 रुपए की नोट, 20 रुपए की नोट और 10 रुपए की नोट है। टोटल आपको 50 नोट यूज करनी है। कोई भी आप यूज करके पे करते एग्जैक्ट, लेकिन 1840 रुपए पे करना है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट है, 25 notes of 50 rupees are used and the remaining are in the denomination of rupees 20 and rupees 10। तो पहला सॉल्व करते हैं। 25 नोट्स तो इन्होंने कितने के ले लिए, 50 रुपए के, तो हमारे पास टोटल होगा 1250 रुपीज। बाकी कह रहे हैं बचे हुए से आप 20 रुपए और 10 रुपए यूज कर सकते हैं। अगर 10 रुपए यूज करेंगे तो ये बहुत छोटा डिनोमिनेशन है, 250 रुपए ही होगा, तो 20 यूज कर लेते हैं। तो 25 नोट्स 20 रुपीज के अगर यूज कर लें तो हमारे पास हो गए 500 रुपीज। तब भी टोटल कितना हुआ, 1750 रुपए। और पे कितना करना है, 1840। स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो गया। 2 देखते हैं, 35 notes of 20 rupees are used and the remaining are in the denomination of 50 rupees and 10 rupees। सेकंड क्या कह रहा है, 35 नोट तो हमें ले लेने हैं 20 रुपीज के, तो ये हो जाएगा 700 रुपीज। और बाकी बचा 15 नोट, ये ले लेते हैं 50 रुपए के, क्योंकि ये 50 रुपए हाई डिनोमिनेशन है, 10 रुपए तो टोटल 150 रुपीज ही होगा। तो ये बन गया 750 रुपीज। ये भी आ गया 1450 रुपए, 1450 रुपीज, जो कि 1840 से कम है। थर्ड क्या, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड क्या कह रहा है, 20 नोट्स ऑफ 10 आर यूज्ड एंड द रिमेनिंग 10 रुपीज एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 20। तो थर्ड सॉल्व करते हैं। 20 नोट्स कितने के लेने हैं, 10 के, जो कि 200 रुपए हो जाएगा, 200 रुपीज। और बाकी 30 नोट्स हम मैक्सिमम ले लेते हैं 50 रुपीज का, तो ये हो जाएगा 1500, जो कि हो गया 1700 रुपीज। तो हमारा ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। क्वेश्चन में ये ध्यान देना कि करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट है, तो तीनों ही हमारा सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, which number amongst the 2 to the power 40, 3 to the power 21, 4 to the power 18 and 8 to the power 12 is the smallest। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। 2 to the power 40 है, 3 to the power 21, 4 की पावर 18 है एंड 8 की पावर 12। अगर हम इन दो नंबर्स को देखें तो इसको हम 2 to the power 2 इंटू 18 लिख सकते हैं, और इसको 2 to the power 3 इंटू 12 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये 2 to the power 36 हो गया, और ये भी 2 to the power 36 हो गया। तो देख के ये समझ आया कि ये दोनों नंबर सेम हैं। और पूछा क्या, स्मॉलेस्ट, तो ऑप्शन में ये और ये तो नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन ये कट गया, ये कट गया। तो अगर ये सोचा जाए 2 to the power 36, जो कि छोटा नंबर है 2 to the power 40 से, अगर ये छोटा नहीं है, आंसर इसका कैंसिल आउट हो गया, इससे बड़ा 2 to the power 40 है, तो हमारा ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या बचा, 3 to the power 21। तो ऑप्शन बी सही होगा, 3 to the power 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिट 1 to 9 आर अरेंज इन द रो in such a way that each row contains 3 digits, and the number found in the second row is twice the number found in the first row, and the number found in the third row is thrice the number found in the first row. Repetition of digit is not allowed. If only 3 of the 4 digits 2, 3, 7 and 9 are allowed to use in the first row,
हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल टू बी अरेंज इन 3 रोज। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास डिजिट है 1 से लेके 9 तक और 3 रो में, और हर रो 3 डिजिट कंटेन करता है। 3 रो बनानी है और हर रो 3 डिजिट कंटेन करता है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, जो ये पहला नंबर है, ये पहला रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया। जो सेकंड रो होगा वो फर्स्ट वाले का 2 गुना होगा, फर्स्ट रो का 2 गुना होगा, और ये जो थर्ड रो होगा वो फर्स्ट से 3 गुना होगा। ध्यान देना, सेकंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो। पहले रो से 2 गुना होगा दूसरा रो। द नंबर फॉर्म्ड इन तीसरे रो, थर्ड रो में जो है वो थ्राइस 3 गुना होगा फर्स्ट रो के। रिपीटिशन डिजिट का नहीं अलाउ है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकती। यानी अगर फर्स्ट रो में 1 आ गया है तो वो सेकंड रो में और थर्ड रो में नहीं आ सकता, या कोई भी नंबर है लाइक 9 है तो वो किसी में रिपीट नहीं होगा, नंबर नहीं रिपीट होंगे। और क्वेश्चन आगे ये भी बता रहा है कि इफ ओनली 3 ऑफ द 4 डिजिट, इन 4 में से फर्स्ट रो में सिर्फ 3 डिजिट ही यूज हो सकते हैं। जो फर्स्ट रो होगा हमारा उसमें 2, 3, 7 और 9 में से कोई 3 नंबर ही यूज हो सकते हैं। हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल टू बी अरेंज इन 3 रोज। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं इनको अरेंज करने के। तो यहाँ पे फर्स्ट केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस हमारा नंबर होगा 2, 7 एंड 3। सेकेंड रो क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, तो 6 आएगा, यहाँ पे 14 हो गया, एंड यहाँ पे 546। और थर्ड रो क्या होनी चाहिए, तिगुनी होनी चाहिए, फर्स्ट रो से 3 गुनी होनी चाहिए, 9, 1 एंड 8। तो ये जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसे सेटिस्फाई कर रहा है। पहले से 2 गुना सेकेंड है एंड सेकेंड से 2 गुना थर्ड है। तो एक नंबर पॉसिबल केस तो हमें मिल गया 2, 7 एंड 3। सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड नंबर लेंगे हम 3, 2 एंड 7। अब 3, 2 एंड 7, सेकेंड रो इसका 2 गुना होना चाहिए, 5, 654, और थर्ड रो फर्स्ट रो का 3 गुना होना चाहिए। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, तो एक नंबर हमारे पास 3, 2, 7 आएगा। तो सिर्फ यही 2 पॉसिबल केसेस हैं, 2 पॉसिबल नंबर्स हैं जिसमें सेकेंड रो 2 गुना होगी और थर्ड रो 3 गुना होगी, वरना रिपीटेशन आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, ओनली 2 सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट repetition of digit are there such that each digit is odd and the number is divisible by 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर होते हैं 1 to 9, और अगर 1 के आगे अगर 0 to 9 कहें तो इसको होल नंबर बोला जाता है, होल नंबर्स, एंड 1 to 9 इज नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स लेना है और रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी डिजिट, और ये जो डिजिट होंगे सारे डिजिट ऑड होंगे। तो क्वेश्चन हमें एक हिंट दे रहा है यहाँ पे कि सारे के सारे डिजिट ऑड होने चाहिए। तो 1 to 9 में ऑड डिजिट कितने हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9, इतने हमारे पास ऑड डिजिट हैं। और क्या कह रहा है, नंबर इज डिविजिबल बाई 5। तो अगर 5 का डिविजिबिलिटी रूल याद हो, 5 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि नंबर के लास्ट में कि जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में 5 होना कंपलसरी है। अगर 5 है और 0, अगर 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल करेगा। तो हमारे पास 0 तो है नहीं यहाँ पे, सिर्फ 5 है क्योंकि हम ऑड नंबर्स ले रहे हैं।
तो चलिए नंबर्स बना के देखते हैं कि ऐसे कितने पॉसिबल नंबर्स होंगे जो ऑड भी होने चाहिए, सारे डिजिट उसके ऑड भी होने चाहिए और 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो पहला नंबर एक हमारा बनेगा 3 डिजिट का 135। सेकेंड बन जाएगा 175। थर्ड बन जाएगा 195। फिर बन जाएगा 315, 375, 395। अब बना लेते हैं 715, 735, 795, 915, 935 एंड 975। तो टोटल हमारे पास 12 कॉम्बिनेशंस हैं 3 डिजिट के, जिसमें ये 5 से डिविजिबल भी हो गए और सारे के सारे नंबर ऑड भी हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन दिया हुआ है एंड स्टेटमेंट दो दी हुई हैं, तो हमें कंसीडर करना है वो करेक्ट है या नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज एक्स एन इंटीजर? क्या एक्स एक इंटीजर है, ये हमें बताना है। दो स्टेटमेंट दी हुई है, एक्स अपॉन 3 इज नॉट एन इंटीजर, और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? 3x इज एन इंटीजर। चलो एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू 2 है। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो स्टेटमेंट 1 में रखेंगे तो आ जाएगा 2/3। तो 2/3 इंटीजर नहीं होता है। और स्टेटमेंट 2 में रखेंगे तो 3 इंटू 2 6, जो कि इंटीजर होता है। अब एक बार x की वैल्यू रखते हैं। अब एक बार x, ये तो स्टेटमेंट को इंटीजर बना रहा है, बट हमें प्रूव भी करना है कि क्या सच में है कि नहीं। तो अब एक बार x की वैल्यू रख लेते हैं 1/2। स्टेटमेंट 1 में पुट करते हैं तो 1/2/3 ये हो जाएगा 1/6, जो कि नॉट एन इंटीजर। सेकेंड स्टेटमेंट में रखेंगे 3 इंटू 1/2, 3/2 विच इज नॉट एन इंटीजर। और ये 1/2 भी इंटीजर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्योंकि वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मैंने 1/2 लिए, 2 कोई कुछ भी एज्यूम कर सकता है। और भी नंबर्स हैं जिसमें हो सकता है कि ये इंटीजर हो भी और नहीं भी हो। एक में तो इंटीजर आ गया 2, एक वैल्यू में 1/2, उसमें तो इंटीजर नहीं आया। तो इस तरह कई वैल्यू हो सकती है। तो हमारा स्टेटमेंट डी होगा, बोथ 1 स्टेटमेंट एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम वॉज 25%। किसी सर्टेन आइटम का, एक आइटम का प्राइस इंक्रीज हुआ है 25%। इंक्रीज मतलब बढ़ा हुआ है। देन द प्राइस वॉज डिक्रीज बाई 20%। फिर प्राइस घटा 20%। देन अगेन इंक्रीज बाई 10%। वॉट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस? तो पहले दो प्राइस करते हैं। पहले इसका एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई, जो होगा अपॉन अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसी फॉर्मूले पे लगाते हैं। 25 प्लस में है तो प्लस 25, फिर डिक्रीज हुआ है 20%, देन -20, और प्लस माइनस का इंटू हमेशा माइनस होता है, विच इज 500 अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या हो गया? +25 -25 विच इज 0। और फिर क्या हुआ है? 10% का इंक्रीज हुआ है। तो अब जब 10% का इंक्रीज हुआ है तो रिजल्ट में कितने प्राइस का इंक्रीज होगा? क्योंकि 0 प्लस 10%, तो 0 प्लस 10% इज इक्वल टू 10% का इंक्रीज, विच इज 10% का इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटर ए बी सी डी एंड ई आर अरेंज इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 letters
बिटवीन ए एंड ई हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। 5 लेटर दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, उनको ऐसे अरेंज करना है कि ए और ई के बीच में एग्जैक्टली 2 लेटर्स आए। इस तरह के कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं ये बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 लेटर्स हैं। सपोज पहली बार में यहाँ ए है, इनके बीच में 2 लेटर होने चाहिए, यहाँ पे ई हो गया। अब इस प्लेस पे बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, क्योंकि बाकी किसी की प्लेसमेंट यहाँ पे डिसाइड नहीं की गई है, सिर्फ ए और ई की कही गई है। तो यहाँ पे कोई 3 लेटर्स आ सकते हैं। अब जो लेटर यहाँ पे आ जाएगा, जो भी लेटर होगा, हो सकता है बी हो, सी हो या डी हो, 3 तरीके से आ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बी आ गया, तो यहाँ पे सी या डी में से कोई होगा, कोई एक लेटर्स होगा। यहाँ पे 2 लेटर्स कोई होंगे, या यहाँ पे सी आ गया तो यहाँ पे बी डी होगा। तो यहाँ पे 2 तरीके से लेटर्स आ सकते हैं। अब जब 2 लेटर्स यहाँ आ गए तो लास्ट में कोई भी जो भी लेटर बचेगा वही एक लेटर यहाँ पे होगा, क्योंकि टोटल हमारे पास 5 लेटर्स हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 लेटर। तो ये बनेगा 6 तरीके से। यहाँ पे 6 तरीके से अरेंजमेंट हो सकती है। ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड देखते हैं। ये 5 लेटर्स, ए को यहाँ प्लेस करते हैं और ई को यहाँ। तो सेम केस यहाँ भी कोई 3 लेटर्स आएंगे, यहाँ पे 2 लेटर्स और यहाँ पे 1 लेटर्स। तो यहाँ पे भी कितना कॉम्बिनेशन बना, 6 का। और ए और ई के पोजीशन फिक्स हैं, तो उनके लेटर्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं, जितने पोजीशंस को चेंज करना है वही होगा। थर्ड यहाँ पे देखते हैं। अब ए की प्लेस, ई की प्लेसमेंट फर्स्ट पे कर दें, ए यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे कोई 3 लेटर्स होंगे, यहाँ पे कोई 2 लेटर्स होंगे, यहाँ पे एक। तो 6 पॉसिबल केसेस यहाँ बनेंगे। और फोर्थ देखते हैं, ई की प्लेसमेंट करते हैं, यहाँ पे ए आ जाएगा लास्ट में। तो सच केसेस 3, 2 एंड 1, 6। अब इन सारे पॉसिबल केसेस को प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने में हमें आंसर मिलेगा 24 अरेंजमेंट्स हैं। अरेंजमेंट्स जब भी कही जाती हैं तो अरेंजमेंट्स प्लस होती है, कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लिकेशन में आते हैं पर अरेंजमेंट प्लस होते हैं। तो टोटल 24 ऐसे पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं जो ए और ई के बीच में 2 लेटर्स आएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, इन द सीरीज ए ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई एंड ऐसे सो ऑन, विच लेटर अपियर्स एट द 100th प्लेस। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीरीज है, उसमें पहले ए, देन ए बी, देन ए बी सी, और इसी तरह ये सीरीज चल रही है। आगे बताना है कि 100th प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा, जी एच आई जे, 4 ऑप्शन है। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ए, ये 1 लेटर है, ए बी 2 लेटर, ए बी सी 3 लेटर, ऐसे ए बी सी डी 4 लेटर, ऐसे करते जाएंगे ए से लेके एम तक। तो यहाँ पे आएगा 13 लेटर। और जब हम इन सब लेटर को प्लस करेंगे 13 तक, इसी तरह बीच में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 तक, तो जब 1 + 2 + 3 + 4 तो इन सब का टोटल आ जाएगा 91। 91 13 प्लेस तक जब प्लस करेंगे तो इन सब का टोटल आ जाएगा 91। और 13th प्लेस पे क्या है, हमारे पास एम है। फिर अगेन अब 91 से हमें कितने लेटर्स चाहिए, सिर्फ 9 लेटर चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा कि 100th प्लेस पे क्या है। अगर 91 में +9 कर दें तो 100th प्लेस पता चल जाएगी। तो अभी तक फिर से एम लेटर लिख चुके हैं, तो फिर से ए बी सी डी लिख के देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 3, 3, 6 एंड 9, 9 लेटर्स हो गए। तो अब 100th प्लेस पे क्या आएगा, ये हो गया 92 प्लेस पे, ये 93, ये 94,
95, 96, 97, 98, 99 एंड ये 100th प्लेस पे। तो हमारा 100th प्लेस पूछा था, तो 100th प्लेस पे आएगा आई। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, आई। देखिए जैसे ए था तो 1 प्लेस पे था, ए बी 2 प्लेस, तो 2 लेटर्स ज्वाइन करेंगे तो ए प्लस ए बी तो 3 हो गया। इसी तरह सारे लेटर्स के ना प्लेसेस को ऐड करना था। तो 13 तक प्लस करके 91, आगे 9 लेटर्स और प्लस करेंगे क्योंकि शुरुआत से फिर सीरीज चलनी थी। तो ए बी सी डी जब आई पे खत्म होगा वो 100th प्लेस होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट एंड एक्स सेकेंड। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, एक्स सेकेंड प्लस एक्स मिनट में, अगर एक्स को 1 एज्यूम करें तो एक्स मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स मिनट को 60 सेकेंड प्लस एक्स आर को क्या लिख सकते हैं? अगर एक्स आर को 1 आर लें तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड प्लस एक्स डेज में 1 डे ले लेते हैं तो 24 आर होता है, 24 आर में 60 मिनट देन अगेन 60 सेकेंड, सबको सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर प्लस एक्स वीक की बात हुई है, वीक 7 डेज को कहते हैं, तो 7 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60, फिर ये सेकेंड में आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आई? एक्स सेकेंड प्लस 60 सेकेंड प्लस 3600 सेकेंड प्लस इसको इंटू करेंगे, मैंने इंटू किया है, आप लोग भी कर लीजिएगा, इसको इंटू करेंगे तो 86400 आएगा सेकेंड्स में। फिर जब इसको इंटू करेंगे तो प्लस 604800 सेकेंड आएगा। और जब इन सब को ऐड ऑन करेंगे, एक्स सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड पे यहाँ ले लेते हैं, जब इन सबको प्लस करेंगे, हाँ थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट इसको इंटू करना ही पड़ेगा। जब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा 694861 सेकेंड। तो ये किसमें है ये आंसर? 694861, ये ऑप्शन डी सही होगा, 694861। इसमें जनरली सबको सेकेंड्स में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके प्लस करना था, आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 cities P, Q एंड R इन अ स्टेट। क्वेश्चन क्या है? हाउ फार इज सिटी P फ्रॉम सिटी Q? सिटी P Q से कितना दूर है यही पता लगाना है, यही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या दिया है? सिटी Q इज 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी R एंड स्टेटमेंट 2 इज सिटी P इज 43 किलोमीटर फ्रॉम सिटी R। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं, सिटी Q और सिटी R के बीच में 18 किलोमीटर का गैप है, और स्टेटमेंट 2 कह रहा है सिटी P और सिटी R के बीच में 43 किलोमीटर का गैप है, 43 किलोमीटर। एक तो इसका डायग्राम ये बन सकता है, सेकेंड डायग्राम ये भी तो बन सकता है कि Q और R के बीच में 18 किलोमीटर का गैप है और P को इधर कर दें तो 43 किलोमीटर। तो क्या P और Q के बीच का डिस्टेंस कंफर्म हो पा रहा है कि कितना डिस्टेंस होगा? अगर इधर से डिस्टेंस लेंगे तो कम डिस्टेंस होगा और इधर से होगा, तो हमारा आंसर क्या सही होगा? करेक्ट बताना है कि इन रिस्पेक्ट करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्योंकि दो डायग्राम में अलग अलग डिस्टेंस आ जा रही है, तो हमें सॉल्व नहीं करना था, बस पता लगाना था कि कैसे आंसर आएगा। तो पहले में तो 14 P और Q के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे P और Q के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस आ रहा है। तो ये ऑप्शन डी सही होगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 फ्रेंड्स P, Q, X, Y, Z परचेज सम नोटबुक्स, द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। P, Q, X, Y, Z 5
दोस्त हैं जिन्होंने सब कुछ नोटबुक खरीदी है, उनके लिए यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हमको बताना है कि इफ ईच नोटबुक इज प्राइस 40, अगर एक नोटबुक की प्राइस 40 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल नोटबुक, सारे नोटबुक की क्या कॉस्ट होगी। तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते क्या क्या गिवन है। यहाँ पे Z परचेज 8 नोटबुक्स मोर देन X डिड। X ने जितना खरीदा होगा उससे 8 ज्यादा Z के पास है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, P and Q together purchase 21 notebook। P plus Q 21 नोटबुक खरीदे। Q purchase 5 notebook less than P। P से 5 कम Q के पास है। X and Y together purchase 28 notebook। X plus Y ने मिलकर 28 नोटबुक खरीदे। एंड लास्ट में दिया है P purchase 5 नोटबुक मोर देन X डिड। X से 5 नोटबुक ज्यादा P के पास है। तो ये दो स्टेटमेंट देखते हैं, यहां से निकल के आएगा P माइनस 5 इज इक्वल टू Q। तो यहां पे पुट करके देखते हैं, P प्लस P माइनस 5 इज इक्वल टू 21। देन 2P इज इक्वल टू 21 प्लस 5। 2P इज इक्वल टू 26। P इज इक्वल टू 13। तो हमको एक वैल्यू मिल गई हम लोगों को, P इज इक्वल टू 13। तो P की वैल्यू क्या आ गई, P ने खरीदी होगी 13 नोटबुक, और P से 5 कम Q के पास है। तो 13 माइनस 5 करेंगे तो 8 आ जाएगा। Q के पास आ गई 8 नोटबुक। और X जितनी भी खरीदा होगा उससे 5 P के पास है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो X के पास होगी 8 नोटबुक्स, तभी तो X से 5 ज्यादा होगी। P के पास 13 नोटबुक हैं, और X और Y मिलके 28 नोटबुक लिए हैं। तो X की वैल्यू 8 आ गई, तो Y कितना आ गया, 20 आ गया। और x प्लस 8 इज इक्वल टू Z है, तो x की वैल्यू 8 है। 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, तो Z की वैल्यू हो गई 16 नोटबुक। तो सबके नोटबुक निकल के आ गए। अब इन सारे नोटबुक को प्लस कर लेंगे, टोटल कितने नोटबुक होते हैं। टोटल ये होंगे 65 नोटबुक्स। और 65 नोटबुक को अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 2600 रुपीज। और आंसर यही जानना था कि ऑल नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी, तो ऑप्शन ए सही होगा, 2600 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन एक्स वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन among 6 चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एफ। सपोज ए गेट twice the number of pen received by B, thrice the number of C, 4 times that of D, 5 times that of E, and 6 times that of F. What is the minimum number of pen X should buy so that the number of pen each one gets is an even number? क्वेश्चन समझते हैं ध्यान से। एक पर्सन X है, वो 6 बच्चों में पेन बांटना चाहता है। 6 बच्चों के नाम ABCDEF दिया है। सपोज करिए कि A ने B से 2 गुना ज्यादा पाया है, B का 2 गुना A ने पाया है, C का 3 गुना A ने पाया है, D का 4 गुना 4 टाइम्स, और E का 5 टाइम्स है, 5 गुना है, और F का 6 टाइम्स। ए के पास पेन ऐसे होनी चाहिए कि वो बी से 2 गुनी होनी चाहिए, सी से 3 गुनी होनी चाहिए, डी से 4 गुनी, ई से 5 गुनी, और एफ से 6 गुनी ज्यादा होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स। जब भी मिनिमम नंबर ऑफ पेन पूछे, मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स, तो एलसीएम लेना होता है। एक्स शुड बाय सो दैट नंबर ऑफ पेन ईच वन गेट इज एन इवन नंबर। अब ये ध्यान देना है कि जो सब लोग पेन मिले जिनको, वो सारे इवन नंबर में हो। तो पहले चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसका, क्योंकि ए के पास जो भी पेन आएगी इनकी 2 गुने 3 गुनी ही होनी चाहिए। तो 2 3 4 5 एंड 6,
अगर एलसीएम लेंगे इन सब का, तो इन सब का एलसीएम आएगा 60। तो सपोज ए के पास हो गया टोटल 60 पेन, ए के पास एलसीएम आ गया। ए के पास अगर 60 पेन है तो बी से कितना था, 2 गुना था, तो बी के पास कितनी होगी, 30 पेन। सी के पास कितनी होनी चाहिए, सी से 3 गुना था तो 20 पेन। डी से 4 गुना था तो डी के पास 15 होना चाहिए। ई के पास 12 होनी चाहिए और एफ के पास 10। अब यहां ध्यान देनी बात यह है कि सारे पेन मिलने चाहिए वो ईच वन गेट्स इवन नंबर में होना चाहिए। तो यहाँ पे बाकी सब तो इवन है, पर ये डी के पास 15 पेन है, ये ऑड आ गया है। तो अब इसको इवन करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका 2 गुना करके देख लेते हैं, क्योंकि 2 गुना करेंगे तो एलसीएम में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका 2 गुना कर लेते हैं। तो अब इस टाइम ए के पास है 120 पेन, बी के पास है 60 पेन, सी के पास 40, डी के पास 30, ई के पास 24 और एफ के पास 20। तो यहाँ पे ये सारे नंबर्स इवन है और यही निकालना था कि सबके पास इवन पेन होना चाहिए। यहाँ पे पेन के नंबर्स डिसाइडेड नहीं है, तो एक आसान हो जाता कि नंबर डिसाइडेड होते तो उसी तरह करना पड़ता, पर जब नंबर नहीं डिसाइडेड है तो पेन तो कितनी भी हो सकती है, क्योंकि कुछ ही पेन बांट रहे हैं। और जब इन सब को प्लस करेंगे, इन सारे पेन को ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल पेन के नंबर आ जाएंगे 294 पेन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी 294 पेन। कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा, मनीषा की एज निकालनी है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 है मनीषा इज 24 ईयर यंगर देन हर मदर, अपनी माँ से 24 साल छोटी है। और स्टेटमेंट 2 दिया है 5 years लेटर द एजेस ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो देखते हैं ये इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यहाँ पे सपोज करते हैं मनीषा की एज है x और उसके मदर की एज होगी मनीषा के एज से 24 ईयर्स एक्स्ट्रा, क्योंकि मनीषा जो है अपनी माँ से 24 ईयर यंगर है। तो ये बन गया फर्स्ट स्टेटमेंट से। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आफ्टर 5 years मनीषा की एज से, सपोज आज मनीषा की एज x है, तो आज से 5 साल बाद जो एज का रेशियो है वो 3:5 हो जाएगा। तो मदर की एज कितनी थी, x प्लस 24 एन प्लस 5 years, क्योंकि 5 साल बाद रेशियो कितना होगा 3:5। तो इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x प्लस 25, 3x प्लस 87। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, देन 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 87 माइनस 25, 2x इज इक्वल टू 62, x इज इक्वल टू 31। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 31। तो मनीषा की एज कितनी है 31। तो हमें यहाँ पे एज नहीं निकालना था, बस जानना था कि व्हाट इज एज ऑफ मनीषा। क्या इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से मनीषा की एज निकल पा रही है, तो निकल पा रही है, यहाँ पे आंसर हमें मिल जा रहा है। तो हमें ये देखना है कि स्टेटमेंट 1 की हेल्प से हमें स्टेटमेंट 2 सॉल्व करने में हेल्प मिली है स्टेटमेंट 1 से। तो आंसर हमारा होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 अलोन से भी ये आंसर नहीं सॉल्व होगा, ये नहीं निकलेगा। सिर्फ स्टेटमेंट 2 यूज करेंगे तब भी नहीं सफिशिएंट है ये। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 लेक्चर्स A B C D E and F
each of 1 hour duration are scheduled between 8 a.m. and 2 p.m. Consider the question and 2 statement given below. कह रहे 6 लेक्चर्स हैं, 6 लेक्चर्स हैं, ABCDEF, सारे लेक्चर्स एक एक घंटे के ड्यूरेशन पे पढ़ते हैं और ये सारे लेक्चर्स 8 बजे सुबह से लेके 2 बजे दोपहर के बीच में हैं। कुछ क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, विच लेक्चर इज इन थर्ड पीरियड। हमें क्या निकालना है कि थर्ड पीरियड में कौन सा लेक्चर होगा। स्टेटमेंट क्या गिवन है, लेक्चर एफ इज प्रेसीडेड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी। तो स्टेटमेंट 1 का क्या मतलब है, लेक्चर एफ इज प्रेसीडेड बाय ए, ए से पहले और एंड फॉलोड बाय सी, और जो ये एफ लेक्चर है वो किसके बाद आ रहा है, सी के बाद। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें मिल गया, लेक्चर एफ इज प्रेसीडेड बाय ए से पहले एफ है और फॉलोड बाय सी, सी के बाद में पड़ता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है देयर इज नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर बी, लेक्चर बी के बाद कोई लेक्चर नहीं है। तो इन तीनों के बीच में यहाँ पे कोई 2 पीरियड हो सकता है या हो सकता है कोई 2 पीरियड आगे हो, क्योंकि सीक्वेंस नहीं दिया, बस इतना बताया गया स्टेटमेंट 1 से कि सी के बाद एफ है और एफ के बाद ए पीरियड है। हो सकता है इनके आगे 2 पीरियड हो या इनके बाद 2 पीरियड हो, इतना पता है, बी के बाद कोई लेक्चर्स नहीं है। तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि थर्ड पीरियड कौन सा होगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, सपोज x इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय ए बी एंड सी विदाउट रिपीटेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं, ए बी सी एक डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग नॉन जीरो डिजिट है, 1 से लेके 9 तक में अलग अलग है, कोई भी रिपीटेशन नहीं है और नॉन जीरो है, उसमें जीरो नहीं इंक्लूड है। Suppose x is the sum of all possible 3-digit number formed by A, B and C without repetition. अब A, B, C से कोई नंबर बनाने और उसके सम को x मानना है, सपोज x है। अब स्टेटमेंट क्या है यहाँ देख लेते हैं, द 4-digit लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज 1332। तो 4 डिजिट की लीस्ट वैल्यू क्या बनानी है, 1332। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं, लीस्ट वैल्यू बोला है, लीस्ट वैल्यू कम से कम, तो कम से कम 1 से लेके 9 तक कौन से नंबर होते हैं, 1 2 एंड 3, इनसे छोटे तो नहीं होंगे। और बनाने क्या है, 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, 2 डिजिट के बनाने भी नहीं है, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। और कह रहे हैं कि 3 डिजिट के नंबर को जोड़ के एटलीस्ट 4 डिजिट की इतनी वैल्यू आनी चाहिए। तो जोड़ के देख लेते हैं, फर्स्ट स्टेट में 1 2 3 हो सकता है, 1 3 2 होगा, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1। लीस्ट नंबर के जो सबसे लीस्ट नंबर्स हैं, इतने ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे और जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगा 1332। लीस्ट वैल्यू 3 डिजिट के, सारे 3 डिजिट के नंबर को मतलब प्लस करके पॉसिबल सम हमारा 4 डिजिट का यही बनेगा। तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है स्टेटमेंट, द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू, यहाँ पे लीस्ट वैल्यू दिया था, यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 8 8 एंड 8। तो अगर हम 3 डिजिट का नंबर लें तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 9 8 एंड 7, और 9 8 7 888 से ही ज्यादा है, तो यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसको और प्लस करेंगे, मान लीजिए 987 978 879, कोई भी नंबर लेंगे तो बहुत ही बड़ी वैल्यू आ जाएगी। पर यहाँ पे क्या कहा है कि इतनी 888 वैल्यू आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ओनली 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक विच हैज अ 3 डिजिट पिन, द पिन कंटेन्स डिजिट 1 to 7, there is no repetition of digit,
The digit in the pin from left to right are decreasing order. Any two digit in the pin differ by at least 2. How many maximum attempt does one need to find out the pin with certainty? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझते हैं। एक न्यूमेरिक लॉक है, एक लॉक है जिसमें नंबर्स हैं और वो 3 डिजिट पिन का लॉक है, 1 2 और 3 डिजिट पिन है। और जो पिन है वो डिजिट में 1 to 7 नंबर कंटेन करता है। उस डिजिट में 1 से लेके 7 तक नंबर्स हैं और किसी भी डिजिट का रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं होगा। द डिजिट इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट टू राइट, इस साइड चलना है, लेफ्ट से राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यानी आगे अगर 7 होगा फिर 6 होगा 5 होगा, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एनी टू डिजिट इन द पिन डिफर एट लीस्ट 2। इसको ध्यान से समझना है इस लाइन को कि ये जो पिन है उन 2 डिजिट के बीच में कम से कम 2 का गैप, ज्यादा से ज्यादा कितने का भी गैप हो सकता है लेकिन कम से कम 2 का गैप होना चाहिए। सपोज करिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 आपने लिया तो 7 के बाद 2 का गैप यानी यहाँ पे 5 होना चाहिए, एटलीस्ट 2 का गैप होना चाहिए। और नहीं तो यहाँ पे हम 4 भी कर सकते हैं, 3 का गैप भी कर सकते हैं, 4 का गैप भी कर सकते हैं, 5 का गैप भी, लेकिन एटलीस्ट 2 नंबर का गैप तो होना ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर का गैप हो सकता है पर कम से कम 2 नंबर का गैप होना चाहिए। हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विथ सर्टेनिटी? तो चलिए सॉल्व करते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 3 डिजिट पिन है। सबसे पहले ले लेते हैं 7 क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहा है लेफ्ट टू राइट, 7 5 देन 3, क्योंकि एटलीस्ट 2 का गैप तो कहा ही है कि 2 का गैप होना चाहिए, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी चलेगा, 2 से कम नहीं होना चाहिए गैप। एक तो ये नंबर बन सकता है, सेकंड बन सकता है 7 4 एंड 2, थर्ड बन सकता है 7 5 एंड 2, 7 5 एंड 1, 7 4 and 1, 7 3 and 1। फिर 7 के साथ तो इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं, 6 के साथ देख लेते हैं, 6 4 and 2, 6 3 and 1, 6 4 and 1। 6 के साथ ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे और लास्टली बनेगा 5 3 and 1। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं? ऑप्शन सी सही होगा, 10 ऐसे कॉम्बिनेशंस है जिससे न्यूमेरिक लॉक 3 डिजिट पिन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 91 मल्टीप्लाइड बाय 92 मल्टीप्लाइड बाय 93 मल्टीप्लाइड बाय 94 मल्टीप्लाइड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 96 97 98 एंड 99 इज डिवाइडेड बाय 1261? तो इसको सॉल्व करते हैं। 91 इंटू 92 93 96 97 98 एंड 99। जब हम 12 को 13 इंटू 97 लिख सकते हैं। जब 13 इंटू 97 लिखेंगे सिंप्लीफाई करने में 97 आउट ऑफ 97 कैंसिल आउट हो गया एंड 13 7 जा 91 होता है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या बचा? 1। और 1 से कितने भी बड़े नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है? हमेशा रिमाइंडर 0 ही होता है क्योंकि 1 से तो सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया? 0। तो ऑप्शन क्या सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट लेना है, जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। अब स्टेटमेंट देख लेते क्या पूछा है। इट इज पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट। क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली 4 स्क्वायर शीट में कट करना है। तो ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर हो गया, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर, और यहां बाकी बचा 4 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर लेंथ है, ये 8 हो गया और ये 8 हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर ये बन गया। ये लेंथ 8 है, ये ब्रेथ 8 है, सेकेंड परफेक्ट स्क्वायर ये बन गया। अब यहाँ आपके पास बचा 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पूरा जो इसका ब्रेथ है वो 8 सेंटीमीटर है, तो इसको ऐसे हाफ तोड़ देते हैं। तो ये 4 इंटू 4 बचा, ये थर्ड स्क्वायर हो गया, और ये फोर्थ स्क्वायर हो गया। हम लोग को एग्जैक्टली 4 स्क्वायर कट करना था, तो 4 स्क्वायर, वैसे तो और स्क्वायर बन सकते थे, बट एग्जैक्टली इन्होंने 4 पूछा था, तो एग्जैक्टली 4 स्क्वायर ऐसे बनेगा। लेंथ दी नहीं थी कि कैसे स्क्वायर होने चाहिए, ऐसे नहीं कहा था कि 4 इंटू 4 का चाहिए या 8 इंटू 8 का चाहिए। तो जितने का नहीं पूछा हम लोग वैसे बनाएंगे, एग्जैक्ट 4 स्क्वायर पूछा था, 4 स्क्वायर बनाना था। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू कट द शीट इंटू 10 ट्राइंगुलर शीट ऑफ इक्वल एरिया। इक्वल एरिया के 10 ट्राइंगुलर शीट काटने हैं। तो ये लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो गई, चौड़ाई, इसको ऐसे कर लेते हैं, 4 4 4 एंड 4, 4 सेंटीमीटर में डिवाइड कर लेते हैं। जब बीच से डायगोनल खींचेंगे तो दो ट्राइंगल यहां मिल गया, दो ट्राइंगल यहां मिल गया एग्जैक्ट, इसी तरह दो यहां पे, दो यहां पे, और दो यहां पे। तो एग्जैक्टली 10 ट्राइंगल मिल गए और इक्वल एरिया के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारा आंसर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when 70% of number x is added to another number y, the sum becomes 165% of the value of y. When 60% of number x is added to another number of z, then the sum becomes 165% of value z. Which one of the following is correct? ऐसे समझते हैं, किसी नंबर x का 70% जब y में ऐड किया जाता है तो वो 165% हो जाता है y का, y का 165% हो जाता है। और नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, जब x का 60% ऐड किया जाता है z में, x का 60% ऐड किया जाता है z में, तो वो वैल्यू z का 165% हो जाती है। अब यहां पे बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, बताना है कि कौन सा करेक्ट है। एक ये स्टेटमेंट हमें मिल रहा है, दूसरा ये मिल रहा है। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x इंटू 70% मतलब 70 अपॉन 100 इक्वल टू, यहाँ पे 165 y अपॉन 100, यहाँ y प्लस में था, तो अगर इंटरचेंज होगा तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.7x इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.65y माइनस y आ जाएगा। 7x इक्वल टू 1.65y माइनस y अगर होगा तो 1y है, तो यहाँ पे बचेगा 0.65y।
और जब x अपॉन y करेंगे हम लोग, तो हमारे पास बचेगा 0.65 अपॉन 0.7। तो ये पता चला कि x 0.65 है और y 0.7 है। तो यहां से हमें ये निकल निकल के मिला कि x इज लेस देन y, विच मीन्स y इज ग्रेटर देन x। सेकेंड स्टेटमेंट ऐसे सॉल्व करते हैं। x 60% मीन्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 165 अपॉन 100 इंटू z। इधर z प्लस में था, इंटरचेंज होके गया माइनस में हो गया। यहाँ पे मिला 0.6x इक्वल टू 1.65z माइनस z 0.6x इज इक्वल टू 0.65z। x इज इक्वल टू x बाई z इज इक्वल टू 0.65 अपॉन 0.60। अब यहां से हमें क्या मिल गया कि x इज ग्रेटर देन z, x इज लेस देन y बट ग्रेटर देन z। तो इक्वेशन हमें क्या मिल गई, सबसे लेस कौन होगा, क्योंकि x किससे ज्यादा है z से, पर x किससे कम है y से, तो सबसे कम है z। यहाँ पे आंसर मिला हमें, यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें क्या मिल गया, x इज ग्रेटर देन z बट x इज लेस देन y। तो सबसे छोटा z होगा, उससे बड़ा x होगा और x से बड़ा y होगा। तो देख लेते हैं ये स्टेटमेंट कहाँ मिल रही है। तो z इज लेस देन x एंड x इज लेस देन y स्टेटमेंट ए में ही मिल रही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कैंडिडेट्स x एंड y contested an election. 80% of voter cast their vote and there were no invalid votes, there was no nota, none of the above. X got 56% of votes cast and won by 1440 votes. What is the total number of voters in the voter list? क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कैंडिडेट से एक्स एंड वाई, उनके बीच एक इलेक्शन हुआ, टोटल 80% लोगों ने वोट दिया, ना ही कोई वोट इनवैलिड है, ना ही कोई नोटा पड़ा है, नन ऑफ दी अबव। एक्स को जितना वोट पड़ा उसका 56% वोट मिला और वो वोट जीत गया। कितने वोटों से जीता, 1440, 1440 वोटों से। हमको पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे वोटर लिस्ट में, क्योंकि उसका 80% ही वोटर लिस्ट से वोट हुआ है। अब यहाँ पे पता करते हैं एक्स को जितना वोट कास्ट हुआ, जितना भी वोट पड़ा, ये 80% लोग जितने भी रहे होंगे, जितना पड़ा उसका 56% मिला है। और वाई जो हारा, उसको जितने वोट पड़े होंगे उसका 44% मिला होगा, क्योंकि जो वोट पड़ा वो 100% मानते हैं। 100% वोट पड़ा, जितने लोग आए थे उन्होंने सबने वोट दिया है, अपना 100% दिया है। अब 100% में से 56% एक्स को मिला और 44% वाई को मिला। एक्स जीता है कितने वोट से, 1440 वोट से। तो इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा उतना ही ये वोट का इतने वोट के बराबर होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस है 12% का, और ये 12% किसके बराबर है, 1440 वोट के, क्योंकि इतने ही वोट से एक्स जीता है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं वोटर लिस्ट में। तो टोटल कास्ट कितना वोट हुआ है, 80%, और एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस कितना है, 12% का। यहाँ पे टोटल नंबर नहीं पता तो एक्स वैल्यू, और ये किसके बराबर है, 1440 के। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 80% मीन्स 80 अपॉन 100 इंटू 12%, 80x इक्वल टू 1440।
तो ये निकल के आएगा 24/250 इज इक्वल टू 1440 वोट्स. 24x इज इक्वल टू 1440 इंटू 250 अपॉन 24. तो x की वैल्यू निकल के आएगी 15,000. तो टोटल वोट कितने पड़े होंगे? 15,000. तो ऑप्शन हमारा क्या आ गया? ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 that when divided by any one of the numbers 6, 9, 12, 15 and 18 leaves the remainder 3. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छोटे से छोटा नंबर पता करना है जो कि 1000 से बड़ा होना चाहिए, और जब उस नंबर को 6, 9, 12, 15 एंड 18 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचे? 3. जब स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो तो एलसीएम लेना होता है. तो 6, 9, 12, 15 और 18 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 180. और 1000 से बड़ा नंबर होना चाहिए. जब 180 को 5 टाइम्स करेंगे तो मिलेगा हमको 900, और 900 1000 से छोटा है. अब जब 180 स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है जो कि 1000 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा 1080. बट 1080 इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए? लीव्स द रिमाइंडर 3. तो हम इसमें 3 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 1083. तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी. लेट p बी अ 2-digit number and q be a number consisting the same digit written in a reverse order. If p into q is equal to 2430, then what is the difference between p and q? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक 2 डिजिट का नंबर है p, कुछ ये 2 डिजिट नंबर है, और सेम इसी का रिवर्स ऑर्डर में है q. दिया है 2430. p मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू 2430. हमें निकालना क्या है? डिफरेंस बिटवीन p एंड q. तो पहले 2430 का एलसीएम ले लेते हैं. इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 5. ये इसका एलसीएम आएगा. तो यहां से ऐसा नंबर, हम लोग को यहीं से एक ऐसा नंबर पिक करना है जिसको, जो p बन सकता है और रिवर्स करने पे वो q भी बन सकता है. तो नंबर लेते हैं 326 एंड 339. अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 54 मल्टीप्लाइड बाई 45, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 45 आएगा. तो एक नंबर हमें मिल गया 54, और 54 का रिवर्स है 45. तो यहां से और सॉल्व करने के बहुत से तरीके, बट यहां से एक इजी क्वेश्चन मिल गया, इजी आंसर मिल गया कि एक नंबर हमारा, इसको इमेजिन करते p हो गया, और रिवर्स ऑर्डर में क्या कहा था? q. तो हमें q भी मिल गया. और 54 इंटू 45 करेंगे तो हमें 2430 भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा. तो और पूछा क्या है? डिफरेंस बिटवीन p एंड q. p और q का डिफरेंस पूछा है, ये हमारा क्वेश्चन था. तो p की वैल्यू हो गई 54, q की हो गई 45, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 9. तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 9. तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर p एंड q सच दैट p इज अ प्राइम नंबर एंड q इज अ कॉम्पोजिट नंबर. कह रहे हैं दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे. दो नेचुरल नंबर्स हैं p एंड q. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 to 9. p एंड q, जिसमें से p प्राइम नंबर्स है,
p एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर हों, दो फैक्टर्स हों। और q कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों। और स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, देखते हैं क्या कह रहा है। p मल्टीप्लाई बाई q कैन बी एन ऑड नंबर। बस सॉल्व करना है कि p मल्टीप्लाइड बाई q एक ऑड नंबर हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व करते हैं। p मल्टीप्लाइड बाई q कैन बी एन ऑड नंबर, बस पता करना है कि क्या ऑड नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे p को ले लेते हैं 3, 3 प्राइम नंबर है। और q को ले लेते हैं 9, 9 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। 3 इंटू 9 करेंगे तो 27 आएगा, और 27 क्या है, ऑड। तो ये तो प्रूव हो गया कि ऑड हो सकता है। सेकंड क्या कह रहा है स्टेटमेंट, q बाई p कैन बी अ प्राइम नंबर। q बाई p कैन बी अ प्राइम नंबर। तो सेकंड सॉल्व करते हैं। q एक कॉम्पोजिट होना चाहिए, तो q को ले लेते हैं 4, और p एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो p को ले लेते हैं 2। तो डिवाइड करते हैं, 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2, और 2 एक प्राइम नंबर है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी प्रूव हो गया। थर्ड लिखा है, p प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर। p और q को ऐड करेंगे तो वो प्राइम नंबर हो सकता है। तो थर्ड यहाँ ऐड करते हैं। p ले लेते हैं 3, 3 एक प्राइम नंबर है, और q ले लेते हैं 4। तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, और 7 एक प्राइम नंबर है। तो थर्ड थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। और पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। Next question is, a pie chart gives the expenditure on 5 different items A, B, C, D, E in a household. If B, C, D and E correspond to 90 degree, 50 degree, 45 degree, 75 degree respectively, then what is the percentage of expenditure of item A? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पाई चार्ट गिवन है जिसमें बी सी डी ई का डिग्री दिया हुआ है। तो बी है 90 डिग्री, ये बी हो गया। सी है 50 डिग्री, सी हो गया 50 डिग्री। और 45 डिग्री डी है, और 75 डिग्री ई है। यहाँ पे 75 डिग्री ई हो गया। तो बाकी और निकालना क्या है, ए के एक्सपेंडिचर का परसेंटेज निकालना है। तो पहले ए की डिग्री निकाल लेते कि ए कितने डिग्री है। तो 90 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 75 प्लस ए इज इक्वल टू टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री, इन सबको टोटल करेंगे तो 260 डिग्री आएगा, प्लस ए इक्वल टू 360 डिग्री। ए आ गया 100 डिग्री। और पूछा क्या है, ए के एक्सपेंडिचर का परसेंटेज पूछा है। तो ए की वैल्यू क्या है, 100 डिग्री आउट ऑफ कितना, 360 डिग्री। और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 0 कैंसिल आउट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 250 अपॉन 9। तो ये ए के एक्सपेंडिचर आ गया। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही है, 250 अपॉन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 इंटू 14 इंटू 13 and so on, 3 into 2 into 1 is equal to 3 to the power m multiplied by n, where m and n are positive integer, then what is the maximum value of m? m की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इनटू में है 15 से लेके 1 तक,
और ये किसके बराबर है, 3 टू द पावर m इंटू n के। m और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है। m की मैक्सिमम वैल्यू बताना है, m की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 is equal to 3 to the power m multiplied by n। अब यहाँ पे हमें 3 की पावर m पता करनी है, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे ध्यान देना, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, ये हो गया। 14 में कहीं 3 डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 इंटू 4, यहाँ पे 3 इंटू 3, यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2, यहाँ पे 3 इंटू 1, बस बाकी और किसी में 3 नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 3 की कितनी पावर है, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की 2 पावर है तो 3 की पावर 2, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1। तो टोटल यहाँ पे 3 की पावर कितनी हो गई, 1 2 4 5 6, यहाँ पे आ गया। बाकी जो नंबर्स होंगे वो n की वैल्यू होगी, क्योंकि पावर का इंटू n इज इक्वल टू दिया गया है। तो हमारे पास आंसर निकल के क्या आया, 3 की पावर 6 इंटू बाकी जो भी नंबर्स बचे वो n के बराबर होंगे। बट हमें वो नहीं निकालना था, हमें m की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। तो m की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 6। तो आंसर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नॉन जीरो डिजिट, वन वॉवेल, वन कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट in capital are to be used in the forming password such that each password has to start with vowel and end with consonant. How many such password can be generated? क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन नॉन जीरो डिजिट और वन वॉल एंड वन कॉन्सोनेंट, एक पासवर्ड बनाने में नॉन जीरो डिजिट यानी 1 से लेके 9 तक की डिजिट, और वॉल यूज होगा AEIOU, एंड कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स यूज होने हैं। एक पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड कितना होना चाहिए, 3 डिजिट का, जो स्टार्ट होगा वॉल से, स्टार्ट किससे होगा, वॉल से, एंड एंड होना चाहिए कॉन्सोनेंट से। तो इस तरीके के कितने पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे अरेंजमेंट की बात है कि कैसे रखेंगे। अब अगर वॉल से शुरू करना है पासवर्ड, तो यहाँ पे 5 बार तो वॉल रखेंगे, तो 5 प्लेसेस तो ये, एक बार ए से शुरू करेंगे फिर सब रखेंगे, फिर ई से शुरू करेंगे, आई से, ओ से, यू से, तो 5 टाइम्स तो वो हो गया। अब बीच में आएगा डिजिट, डिजिट भी 9 है तो 9 रखने पड़ेंगे, और कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं, 21। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो उतना टाइम्स आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आएगा 945। तो इस तरीके के 945 पासवर्ड्स हैं जो हम जनरेट कर सकते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 consecutive integers is equal to their product. How many such possibilities are there? The sum of 3 consecutive integer is equal to their product. तो ऐसे कितने पॉसिबल वैल्यू है। एक तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, यहाँ पे दिया नहीं है कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या नेगेटिव, तो हम दोनों को यूज कर सकते हैं। सम ऑफ 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 नंबर्स का सम बोला है, और किसके इक्वल है, वो खुद के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 इज इक्वल टू 6। एक पॉसिबिलिटी तो ये बन गई। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, -1 -2 -3 इज इक्वल टू
-1 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -3, ये आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा -6। सेकेंड पॉसिबिलिटी तो ये बन गई कि सम और प्रोडक्ट उनका आपस में इक्वल है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, -1 + 0 + 1 = -1 × 0 × 1। अब यहाँ पे -1 + 1 0 हो गया, 0 = 0। ये हो गई थर्ड पॉसिबिलिटी। तो टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यू आ सकती हैं, पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? ऑप्शन सी ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म पॉइंट एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई एक तो डिस्टिंक्ट है, मतलब एक्स और वाई अलग अलग हैं, और नॉन जीरो डिजिट है। हमें बताना है कि पॉइंट एक्स वाई कितने नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो जब एक्स एंड वाई प्लेस करेंगे, नॉन जीरो पूछा है तो 1 से 9 तक ही प्लेस कर सकते हैं। तो y की प्लेस पे टोटल कितने नंबर रख सकते हैं? 1 से लेके 9 तक पूरे 9 नंबर्स रख सकते हैं। तो यहाँ पे तो पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, 9। जब x की वैल्यू रखनी होगी तो सोचिए, एक तो कोई नंबर यहाँ पे आपने वैल्यू रख दी, यहाँ पे 9 वैल्यू में 9 बार रखनी पड़ेगी, तो कोई तो एक नंबर यहाँ पे आ गया होगा। अब हमारे पास टोटल 9 में से कितने वैल्यू बची है, 8 नंबर्स बचे। तो 8 को x की प्लेस पे शिफ्ट कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 72 नंबर्स ऐसे हैं जो एक्स वाई अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। लाइक 1 2 2 1 1 3 3 1, इस तरीके के 72 वैल्यूज हैं। वाई के प्लेस पे हम 9 नंबर टोटल रख सकते हैं, 9 के 1 2 3 4 5 6। पर जो एक बार यहाँ आ जाएगा वो यहाँ पे रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टिंक्ट और नॉन जीरो है। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो 8 वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। तो टोटल कितने, 72 नंबर्स होंगे। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ ABC is 40 kg, the average weight of BDE is 42 kg and the weight of F is equal to that B. What is the average weight of ABCDEF? क्वेश्चन बता रहा है कि ABC तीनों का वेट 40 kg है, BDE का वेट 42 kg है और F का वेट B के वेट के बराबर है। इन 6 लोगों का एवरेज वेट निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं, A + B + C का एवरेज वेट कितना है, 40 × 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन तीनों का एवरेज वेट है। तो A + B + C का वेट निकल के आएगा 120 kg। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, BDE का एवरेज वेट कितना है, 42 kg। मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो इन तीनों का एवरेज वेट निकल के आएगा। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देते हैं कि F का जो kg है वो B के इक्वल है। F का जो वेट है वो B के इक्वल है। तो यहाँ B के प्लेस पे हम F रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी B रिपीट हो रहा है, F है नहीं कहीं पे। तो जब F + D + E करेंगे तो ये निकल के आएगा 42 kg × 3 126 kg। यहाँ पे इसलिए F रख दिए B के प्लेस पे, इजी हो जाएगा निकालने में, नहीं तो उस तरह बहुत ही प्रॉब्लम होती। वेट कितने का पूछा है, 6 लोगों का वेट, एवरेज वेट पूछा है। यहाँ पे ऑलरेडी A B एंड C का निकल गया था, एवरेज वेट 120। और यहाँ पे फिर से B का रिपीट हो रहा था, D E का निकल गया था, और यहाँ पे इक्वल वेट दिया है, F का वेट B के बराबर है। तो B के प्लेस पे अगर F रख देंगे तो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमें 6 लोगों का वेट मिल गया, A + B + C + D + E + F = 120 + 126, और ये आ जाएगा 246 kg। अब एक पर्सन का एवरेज वेट निकालेंगे तो निकल के आएगा, ये 6 लोग हैं तो ये आएगा
246 अपॉन 6 41 kg। तो आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन सी